द्विवेदी जी की अध्यक्षता में और प्रोफेसर झा जी के मुख्य अतिथित्व में संस्कृत शास्त्र परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित जीवन आदरणीय पुष्पा दीक्षित जी को ऋषि सम्मान से आज हम लोग सम्मानित करेंगे। पिछले महीने 28 सितंबर को पंडित मोतीलाल शास्त्री स्मारक व्याख्यान आपने किया था और व्याकरण विनोद पर आपका वक्तव्य था और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी थे। आज उस दिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि आदरणीय पुष्पा दीक्षित को हम लोग ऋषि सम्मान से सम्मानित करेंगे। शंकर शिक्षायतन प्रतिवर्ष किसी ऐसे विद्वान को जो संस्कृत और शास्त्र की परंपरा के लिए संरक्षण के लिए अपना जीवन दान दिया हुआ है, ऐसे आचार्य का हम अभिनंदन और स्वागत करें। तो इसी परंपरा में हम लोगों ने अनेक आचार्यों का संवर्धन और उनका सम्मान किया है। आदरणीय रामयत्न शुक्ल जी का भी हम लोगों ने 2012 में सम्मान किया था और भी चतुर्वेदी जी, हर साल एक एक विद्वान का हम करते हैं। 2017, 18, 19 के सम्मान की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उनका हम अभी सम्मान नहीं कर पाए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित करना है जिसमें हमें प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी और प्रोफेसर मनुदेव भट्टाचार्य जी का सम्मान 2018 और 2019 के ऋषि सम्मान से करना है। कोरोना के कारण वह कार्यक्रम बनारस में आयोजित नहीं हो पाया, तो इस बार हम 2020 के सम्मान से आदरणीय पुष्पा दीक्षित का हम सम्मान करेंगे। आपके विषय में कुछ बोलने के लिए हमने दो बड़े विद्वान को आमंत्रित किया है। प्रोफेसर ज्वलंत शास्त्री जी, जो वेद विद्या के प्रख्यात विद्वान हैं और अनेक ग्रंथों का आपने लेखन किया है, वेद भाष्य पद्धति के सूक्ष्म अनुसंधान करता है, ऐसे महनीय आचार्य को हमने आज आमंत्रित किया है प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित के विषय में कुछ वक्तव्य करने के लिए। तो मैं आदरणीय शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर झा जी और प्रोफेसर द्विवेदी जी उपस्थित हैं। आप लोगों की अनुमति से यह कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और प्रोफेसर शास्त्री जी से अनुरोध करते हैं। ओम चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहितान्ये गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। ओम। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध केंद्र के द्वारा आयोजित इस ऋषि सम्मान समारोह के अभिनंदनीय व्यक्तित्व जिनका आज ऋषि सम्मान होना है, मैं उन्हें आधुनिक ऋषिका मानता हूं। वो आधुनिक ऋषिका प्रोफेसर डॉक्टर महनीय व्यक्तित्व की धनी पुष्पा दीक्षित जी, आज के संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष आत्मा वै जायते पुत्र के अनुसार स्वनाम धन्य पंडित प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रख्यात आचार्य प्रोफेसर रामनाथ झा जी, व्याकरण विभाग के अध्यक्ष संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, और ये संपूर्ण कार्यक्रम के लिए और इस प्रकार श्री शंकर शिक्षायतन के द्वारा कई वर्षों से इस प्रकार के शास्त्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले और हमेशा इस कार्यक्रम में प्राणपण से लगे हुए प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, संकाय प्रमुख जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन, हमारे प्रिय मणिशंकर द्विवेदी जी, श्री लक्ष्मीकांत जी, विमल
और अन्य सभी व्यक्ति जो इस तंत्र जाल से जुड़े हुए हैं, और परम सम्माननीय आदरणीय प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित जी के इस अभिनंदन कार्यक्रम में साक्षात उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इन सभी विद्वान और विदुषियों के चरणों में मैं अपना प्रणिधान, अपना ये अत्यंत सादर अभिनंदन समर्पित करता हूं। ये आज का जो कार्यक्रम है, इसके साथ हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय बहन पुष्पा दीक्षित जी का ये सम्मान हो रहा है। और इस सम्मान का कारण ये है कि उन्होंने निरंतर, मैं समझता हूं कि आज 78 वर्ष की लगभग अवस्था है उनकी, और लगभग 20 वर्षों से सेवा कार्य से निवृत्त होने के बाद भी, सेवा कार्य से निवृत्त होने के बाद कोई व्यक्ति इतना ज्यादा काम करता हो, इसका उदाहरण बहुत कम मिलेगा। बहुत थोड़े लोग हैं, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान हैं हमारे बीच में, जिन्होंने अपना अध्यापन कार्य सरकारी शिक्षा सेवा से निवृत्ति के बाद भी बहुत महनीय कार्य किया है। लेकिन इस प्रकार की परंपरा के लोग बहुत कम हैं जिन्होंने आज भी इस अवस्था में भी पाणिनीय व्याकरण का जो अध्ययन कर रही हैं, अध्यापन कर रही हैं, उस पर नाना प्रकार के ग्रंथों का लेखन किया है, शोध किया है, नई पद्धति विकसित की है, और देश विदेश के सैकड़ों छात्र छात्राओं को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। उनके द्वारा दीक्षित और प्रशिक्षित विद्यार्थी अध्यापक बनकर विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृत व्याकरण का और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में वो लगे हुए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही इस दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। मैं थोड़ा सा इतिहास के पिछले पृष्ठों में जाना चाहता हूं। सन 1911 ईस्वी में मर्यादा नाम की पत्रिका में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक लेख लिखा था। वो लेख उन्होंने जुलाई में लिखा था, और उस समय जून में 1 जून को 1911 ईस्वी में 1 जून को देहांत हुआ था आचार्य प्रवर पंडित सत्यव्रत सामश्रमी जी का। सत्यव्रत सामश्रमी जी के पिता ने अपने उस विद्वान पुत्र को बनाने के लिए, यद्यपि वो संस्कृत के विद्वान नहीं थे सत्यव्रत सामश्रमी के पिताजी, लेकिन वो प्राचीन ब्राह्मण का उनके अंदर वो बोध था कि हम नहीं पढ़ सके, हम अंग्रेजों की क्लर्की में रह गए, तो हमारा बेटा, हमारा पुत्र तो विद्वान बने। तो उन्होंने ये प्रण किया था, ये संकल्प लिया था कि मेरा बेटा सत्यव्रत सामश्रमी ये पूरे बंग देश में ये वेद का विद्या का और पाणिनीय विद्या का प्रचार करे। और उन्होंने लिखा उसमें, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और प्राचीन हिंदी के, पाली के, प्राकृत के, संस्कृत के, व्याकरण के और अनेक विद्याओं के महान पंडित थे, उन्होंने लिखा कि उनके द्वारा इतना भारी परिश्रम करने के बावजूद भी बंग प्रदेश से कालाप, कातंत्र, मुग्धबोध और सुपद्म का आसन वो नहीं हिला सके। यही उनका अनुताप या परिताप पंडित सत्यव्रत सामश्रमी के हृदय में मृत्यु के पूर्व बना रहा। पंडित तारानाथ तर्कवाचस्पति भी ऊर्ध्वबाहु होकर के ये चिल्लाते रह गए, ये शब्द उनका है, चिल्लाते रह गए, लेकिन बंग देश में पाणिनि का प्रचार नहीं हो पाया। और इस पाणिनि के प्रचार के पीछे एक इतिहास का क्रम है, वो ये है, इत सिंह की यात्रा 7वीं शताब्दी में भारत में हुई, और इत सिंह के यात्रा के विवरणों से पता चलता है कि 7वीं शताब्दी के पहले भारत में जो संस्कृत का पठन पाठन था, जिस व्याकरण पर आधारित था, वो पाणिनि तंत्र था। और ये पाणिनि तंत्र का पाणिनीय क्रम से जो टूट गया, उसका मुख्य कारण ये हुआ कि 1140 विक्रमी में प्रक्रिया कौमुदी और रूपावतार सिद्धांत कौमुदी, 1480 विक्रमी में मध्य लघु कौमुदी, 1510 विक्रमी में, तो लगभग ये 12वीं शताब्दी के बाद जो प्रक्रिया कौमुदियों का, जिसमें रूपावतार, प्रक्रिया कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, मध्य कौमुदी और लघु कौमुदी, इन ग्रंथों का एक प्रकार से इतना प्रचार और प्रसार हुआ कि पाणिनीय क्रम से पठन पाठन की परंपरा ही विच्छिन्न हो गई। और उस वक्त की घटना इतिहास में दर्ज है कि एक गुरुआर्ष परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, वो है दंडी गुरुवर स्वामी विरजानंद जी महाराज। वो शेखर के, मनोरमा के, कौमुदी के बहुत बड़े पंडित थे। उनकी पाठशाला मथुरा में चलती थी और वो व्याकरण शास्त्र के इतने बड़े विद्वान थे
कि देश के कोने कोने के लोग उनको उनसे पढ़ने आया करते थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ अचानक कि उनके बगल में कोई दाक्षिणात्य पंडित रहते थे और वो प्रतिदिन अष्टाध्यायी का पूरा पाठ करते थे। तो वो प्रज्ञा चक्षु होते हुए वो दंडी गुरुवर विरजानंद ने उनके मुखारविंद से जो प्रतिदिन करीब 1 मास तक उन्होंने लगातार पाणिनीय सूत्रों का पाठ सुना, तो उनको संपूर्ण पाणिनीय अष्टाध्यायी कंठस्थ हो गई। और उस पर विचार विमर्श करने के बाद गुरु विरजानंद प्रणाम पर पहुंचे कि ये बहुत गलत हुआ है कि पाणिनीय क्रम से ये लोगों ने व्याकरण पढ़ना छोड़कर प्रक्रिया क्रम का ये जो कौमुदी का क्रम अपना लिया है, और इसलिए उन्होंने बड़ा भारी आंदोलन शुरू किया। स्वामी दयानंद ने यही काम किया आर्ष प्रणाली के पठन पाठन के बाद। और हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी युधिष्ठिर मीमांसक ने इसको प्रौढ़ रूप दिया। संस्कृत व्याकरण के, संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए वासुदेव द्विवेदी ने भी बहुत बड़ा काम किया, युधिष्ठिर मीमांसक ने, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने, और तमाम आर्य समाज के गुरुकुलों ने। संस्कृत की पाठशालाएं तो हैं भारतवर्ष में, तमाम तीर्थ स्थलों पर, काशी में, प्रयाग में, हरिद्वार में, पूना में। लेकिन ये व्याकरण को लेकर के जो दोनों प्रकार की पद्धतियां हैं, भाई विद्वान तो जो प्रबुल वेधा के व्यक्ति हैं वो तो पढ़ के हो जाते हैं, एक से एक बड़े विद्वान हो जाते हैं। हमारे गुरुजी पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी थे, वो क्या कहना, वो आधुनिक पाणिनि कहे जाते थे। पंडित देवनारायण तिवारी, उनको पूरा महाभाष्य कंठ था, जिन्होंने युधिष्ठिर मीमांसक को और ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया। लेकिन ये थोड़े से लोगों को छोड़ दें तो जो हजारों की संख्या में जो लोग संस्कृत को सीखना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण से परिचित होना चाहते हैं, वो इस क्रम से पढ़ने पर उनकी बहुत बड़ी और समस्या आती है। बहन पुष्पा जी ने ये काम किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, उसको मैं थोड़े से शब्दों में रखूं उनके कार्यों का। उन्होंने जो 50 पुस्तकें लिखी हैं और रिटायर होने के बाद अपने घर में पाणिनि शाला चलाती हैं और उसमें निःशुल्क रूप से तमाम छात्रों को पढ़ाती हैं और उनके भोजनादि का प्रबंध भी होता है। ऐसा काम प्राचीन काल के गुरुकुलों में कुलपति लोग किया करते थे, तो वो उनको सहयोग लोग देते हैं। बहुत बड़ा पवित्र कार्य है और बिना सरकारी सहयोग के होता है। मैंने उनके दर्शन वहां पर कुरुक्षेत्र के ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में किया था, आज से करीब 10-15 साल पहले। तो मुझे उनको देखने और सुनने का भी मौका मिला है। मैं उनकी एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। उनका तो तमाम ग्रंथ है, शीघ्रबोध व्याकरणम करके है, जो प्रारंभिक लिखा, अष्टाध्यायी सहज बोध लिखा, और सस्वर पाणिनि धारा 2 प्रकार से संकलन किया, सार्वधातुक प्रत्योपयोगी और आर्धातुक प्रत्योपयोगी। और ये दोनों क्रम क्यों अलग अलग किया, इसके लिए उन्होंने बड़ा विस्तार से इसकी हेतुओं को प्रदर्शित किया है। मैं ज्यादा समय न लेकर एक छोटी सी बात जो उन्होंने रखी है हमारे सामने, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के पहला सूत्र आता है भुवादियो धातव, और उसके बाद इत प्रकरण है। इत प्रकरण में 8 सूत्र हैं। उपदेशे जनुनासिक इत हलंत्यम न विभक्तो तुष्मा आदि इटुडव श प्रत्यय चुटु लसक तदिते तसलोपा। अब ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को जो नया सीखना चाहता है, जो सरलता से सीखना चाहता है, उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि ये 8 सूत्र एक साथ पढ़ा दिए जाएं, जिससे इत प्रकरण कहीं भी किसी भी सूत्र में, वो किसी भी धातु में ये देख करके लगा दे। लेकिन कौमुदी क्रम में क्या हुआ कि एक हलंत्यम एक जगह मिलेगा और उपदेशे जनुनासिक कहीं और मिलेगा, प्रत्यय कहीं और मिलेगा, चुटू कहीं और मिलेगा, तो बिल्कुल सहज बोध नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार इन्होंने ये भी कहा है कि जो सार्वधातुक लकार हैं, जैसे लट है, लंग है और विधिलिंग है, और ये जो 4 सार्वधातुक लकार हैं, इनको लिट है, इनको पहले पढ़ा दिया जाए, और आर्धातुक लकार उसकी प्रक्रिया के सूत्र अलग हैं, वो एक साथ पढ़ाए जाएं। तो उन्होंने बड़े सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्मेक्षिका, जैसे पाणिनि ने लिखा के लिए कहा जाता है महति सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य, महान सूक्ष्म महति सूक्ष्मेक्षिका से महर्षि पाणिनि ने संपूर्ण लौकिक और वैदिक वाङ्मय को आत्मसात किया था, साक्षात्कार किया था, और ऐसा व्याकरण प्रस्तुत हुआ जिसके कारण अन्य व्याकरणों का लोप हो गया। लेकिन उस पाणिनीय व्याकरण को कौमुदिक क्रम से पढ़ाने का परिणाम ये हुआ कि थोड़े लोग तो खैर जो विमल वेधा के व्यक्ति होते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि का पता चलता है व्याकरण में, गणित में और दर्शन शास्त्र में। हमारा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कौन व्यक्ति कितना मेधावी है,
उसका पता उसके व्याकरण ज्ञान से उसमें कितना व्युत्पन्न हो पाता है, या गणित पढ़ने से या दर्शन शास्त्र के पढ़ने से पता चलता है। इसमें जो बहुत मेधावी व्यक्ति नहीं होते वो आगे नहीं चल पाते, वो निष्णात विद्वान नहीं बन पाते। तो ऐसे विद्वानों की बात जाने दें, लेकिन संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हमें करना है, व्याकरण को हमें बहुत लोगों तक पहुंचाना है, देश विदेश में पहुंचाना है। तो पाणिनीय क्रम के अनुसार, पाणिनीय सूत्र के अनुसार ऐसी क्या शैली हो सकती है, इस पर मैं बहन जी का जो माती उनका महान योगदान है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने ये कार्य किया, बहुत बड़ा कार्य किया है और इससे बहुत बड़ा संदेश लोगों के सामने दिया है। इससे महर्षि पाणिनि की जो उनका वास्तविक हार्द था, उनकी जो वास्तविक जो उनकी दृष्टि थी वो जनता के सामने स्पष्ट होती है। तो मैं तो एक बात और अंत में कहना चाहूंगा कि वेद में जो ऋग्वेद के अंदर कम से कम 32 ऋषिकाओं का वर्णन है जिन्होंने वेद मंत्रों का, सूक्तों का साक्षात्कार किया था। आधुनिक युग की ऋषिका हैं प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित जी, जिन्होंने महर्षि पाणिनि के पूरे पाणिनि न्याय का, पूरे व्याकरण तंत्र का उन्होंने साक्षात्कार किया है और उसको मनन चिंतन निधिध्यासन करके उसको इस रूप में प्रस्तुत किया है जिससे आगे आने वाली शताब्दी में संस्कृत भाषा और संस्कृत व्याकरण का प्रचार प्रसार बहुत सहजता से और सुगमता से हो सकेगा। ऐसे माननीय व्यक्तित्व के अभिनंदन का कार्यक्रम माननीय श्री संतोष कुमार शुक्ल जी के एक प्रकार से सूत्रधारत्व में, और ये जो आज हो रहा है, मैं उनका भूरी भूरी अभिनंदन करता हूँ, वर्धापन करता हूँ और बहन जी को मैं सादर प्रणामांजलि प्रस्तुत करता हूँ और उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ कि उनके ये योगदान की, अवदान की इतने संक्षिप्त समय में चर्चा तो नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करके हम एक प्रकार से कृतज्ञता का काम कर रहे हैं। और वो आधुनिक ऋषिका हैं जो हम उन्होंने आज उनको ऋषि सम्मान दे रहे हैं, वो आधुनिक व्याकरण की ऋषिका हैं और ये कार्य उनके बहुत युग युगों तक अस्थायी रहेगा, चिरस्थायी रहेगा और जनता के लिए मार्गदर्शन करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आचार्य शास्त्री जी। अब मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी से निवेदन करता हूं